इम्यून चेकपॉइंट थेरेपीज़ जो हैं उन्होंने प्रोड्यूस किया है इनकरेजिंग रिस्पॉन्सेस, ठीक है, उन पेशेंट्स में जिनमें एडवांस स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो चुका है, ठीक है। तो अच्छा सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है इम्यून चेकपॉइंट थेरेपीज़ से। तो इन एडिशन टू द डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ द ट्यूमर सेल्स, ये एस्टिमेट हुआ है कि 3 से 10% जो पेशेंट होते हैं लंग कैंसर के, वो पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स डेवलप कर जाते हैं। ये इसकी डिटेल अब हम चैप्टर 6 में देखेंगे। थर्ड ईयर में हम ये पढ़ चुके हैं नियोप्लेजिया वाले चैप्टर में, ठीक है। अब कौन से होते हैं ये पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम? उनमें जो है इंक्लूड होता है नंबर 1 हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया कॉज होती है बाय सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड की वजह से, ठीक है। नंबर 2 पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम में होता है कुशिंग सिंड्रोम, जो कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की वजह से होता है। नंबर 3 इसमें होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नंबर 4 न्यूरोमस्कुलर सिंड्रोम्स भी होते हैं, जिनमें माइस्थेनिक सिंड्रोम आ जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पोलीमायोसाइटिस, ठीक है। इसके अलावा नंबर 5 हमें क्लबिंग ऑफ फिंगर्स एंड हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी भी मिलती है। नंबर 6 कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटीज़, जिनमें माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, ये असल में कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटीज़ है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने 6 के 6 अच्छी तरह से रट लेने हैं, जो कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, वो लंग कैंसर्स में ये होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 से 10% पेशेंट्स में। हाइपर कैल्सीमिया जो है ना, वो ऑफर इनकाउंटर होती है स्क्वामस सेल वाले नियोप्लाज्म्स में। जो हेमाटोलॉजिक सिंड्रोम्स होते हैं ना, ब्लड वाले सिंड्रोम्स, वो हमें एडिनोकार्सिनोमास के साथ मिलते हैं, और जो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स हैं वो स्मॉल सेल नियोप्लाज्म्स में मिलते हैं, बट एक्सेप्शंस अबाउंड, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि कौन से डिसऑर्डर में कॉमन है। अब समरी देख लें तो कार्सिनोमा ऑफ द लंग हमने अभी तक पढ़ा, 3 मेजर हिस्टोलॉजिक सब टाइप्स हमने देखी। एडिनोकार्सिनोमा बहुत कॉमन है, दूसरी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और तीसरी स्मॉल सेल कार्सिनोमा। हर एक जो है क्लिनिकली और जेनेटिकली अलग है, डिस्टिंक्ट है। एडिनोकार्सिनोमा जो है ये बहुत कॉमन कैंसर है पूरी दुनिया में, और स्पेशली वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और नॉन स्मोकर्स में, नॉन स्मोकर याद रखिए। फिर हमने पढ़ा कि स्मोकिंग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर के लिए। देन प्रीकर्सर लीजन्स जो हैं उनमें कौन सी आती है? प्रीकर्सर एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया, AAH, ये हमने पढ़ा। और एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू जो है, ये भी एक प्रीकर्सर लीजन है फॉर द एडिनोकार्सिनोमास। एंड स्क्वामस डिस्प्लेजिया जो है, स्क्वामस डिस्प्लेजिया भी एक प्रीकर्सर लीजन है फॉर द स्क्वामस कैंसर, ठीक है। यानी एडिनोकार्सिनोमास के लिए प्रीकर्सर लीजन होंगी एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया और दूसरी एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू, जबकि स्क्वामस कैंसर के लिए प्रीकर्सर लीजन है स्क्वामस डिस्प्लेजिया। देन हमने पढ़ा था ट्यूमर्स जो 3 सेंटीमीटर के या उससे कम के डायमीटर के होते हैं ना, उनमें वो कैरेक्टराइज होते हैं, उनमें प्योर ग्रोथ होती है अलोंग द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट द स्ट्रोमल इन्वेजन। स्ट्रोमल इन्वेजन हमें नहीं मिलती, और इनको हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है। ये हमने देखा था कि वो प्री एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं के अलोंग ग्रो करते हैं। फिर हमने स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के बारे में कहा कि ये बेस्ट ट्रीट होते हैं कीमोथेरेपी के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारे जो है मेटास्टेटिक होते हैं। जब हमें ये मिलते हैं प्रेजेंटेशन पे हमेशा मेटास्टेसाइज हुए हुए होते हैं, तो कीमोथेरेपी इनका हल होता है। फिर हमने कहा कि बाकी जो कार्सिनोमाज हैं वो क्यूरेबल हैं सर्जरी के थ्रू भी, अगर वो लंग तक ही लिमिटेड हैं तो। टारगेटेड जो थेरेपीज़ हैं उनमें जैसे कि EGFR इनहिबिटर थेरेपी है एक, ये हम एडिनोकार्सिनोमास के लिए यूज़ करते हैं जिनमें EGFR की म्यूटेशन हो, तो ये बहुत इफेक्टिव थेरेपी है, और ये एक्सेलेंट एग्जांपल है पर्सनलाइज्ड कैंसर थेरेपी की। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपीज जो है ना, ये अंडर डेवलपमेंट है और ये प्रॉमिस शो करेंगी। लास्ट में है कि लंग कैंसर्स जो है वो कॉमनली वैरायटी ऑफ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कॉज करवाते हैं, जो कि अभी हमने उनकी डिटेल भी देखी किस तरह के होते हैं, जो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। लंग कार्सिनोमा में हमने कैंसर में हमने कार्सिनोमा ऑफ द लंग पढ़ा। अब अगला टॉपिक है कार्सिनोइड ट्यूमर्स। ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें कह रहा है कि कार्सिनोइड ट्यूमर्स जो हैं अब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, जो कि उन सेल्स के बने हुए हैं जिनमें डेंस कोर न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं।
उनके साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह के ग्रेन्यूल्स होंगे। और रेयरली ये जो है ना हार्मोनली एक्टिव पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट कर रहे होते हैं, हार्मोनली एक्टिव पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब ये बेस्ट थॉट हुआ है, यानी ये जो है ना ये बेस्ट थॉट के लो ग्रेड के न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमास हैं, और ये सब क्लासीफाई हुए हैं एज ए टिपिकल होंगे या फिर ये एटिपिकल होंगे। ठीक है, लो ग्रेड के ये न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा है। अब ये जो दोनों टाइप्स हैं ये ऑफन रीसेक्टेबल होती हैं और ये क्योरेबल भी हैं, इनका ट्रीटमेंट है। ये ओकेजनली अकर करती हैं एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम की तरह। ये हम चैप्टर 20 में देखेंगे इसको डिटेल, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ब्रोंकियल जो कार्सिनोइड्स होते हैं ना वो यंग एडल्ट्स में होता है। ब्रोंकियल कार्सिनोइड्स तकरीबन 40 साल की उम्र मीन एज है इसकी, और ये 5% ऑफ ऑल पल्मोनरी न्यूप्लाज्म जो हैं वो यही होते हैं, ब्रोंकियल कार्सिनोइड्स। अब हम मॉर्फोलॉजी देखें तो मोस्ट जो कार्सिनोइड्स हैं वो हमारे मेन ब्रोंकाई से ही ओरिजिनेट करते हैं, और वो ग्रो करेंगे इन वन ऑफ द टू पैटर्न्स। नंबर 1, ऑब्स्ट्रक्टिंग पोलीप्लॉइड स्फेरिकल इंट्राल्यूमिनल मैस। ठीक है, नंबर 1 ये इस तरह से मतलब ग्रो करेंगे। अब इसकी पिक्चर देखें तो इस ए फिगर में देखें, यहाँ पे जो ये वैसे ब्रोंकियल कार्सिनोइड यहाँ पे दिखाए गए हैं, और ये जो ए फिगर है ये दिखाया गया है कार्सिनोइड जो ग्रो कर रहा है एक स्फेरिकल पेल मास की तरह। ठीक है, ये एरो इसी को पॉइंट कर रहा है, और ये मास जो है ना ये लूमन ऑफ द ब्रोंकस में प्रोट्रूड कर रहा है। उसके बाद आता है नंबर 2, ये म्यूकोजल प्लैक की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। जो म्यूकोजल प्लैक है वो पेनिट्रेट करेगा ब्रोंकाइल वाल को और फैन आउट करेगा पेरी ब्रोंकाइल टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो इसका सो कॉल्ड नाम है कॉलर बटन लेजन। तो ये इस तरह से दो तरीक़ों से ग्रो कर सकता है, कॉलर बटन लेजन की तरह से भी, और वो जो अभी हमने पॉलीप्लॉइड एक मास देखा। इवन पेनिट्रेटिंग लेजन्स जो है ना वो भी लंग सब्सटेंस को पुश करेंगी अलोंग द ब्रॉड फ्रंट एंड आर वेल डिमार्केटेड। यानी ब्रॉड वाला जो आगे वाला साइड होता है उस तरफ जो है वो लंग के सब्सटेंस को ये पेनिट्रेटिंग लेजन्स पुश करेंगी, और ये लेजन्स जो है ना वो वेल डिमार्केटेड होती हैं। पेरिफेरल कार्सिनोइड्स लेस कॉमन है, ऑल्दो 5% से 15% जो कार्सिनोइड्स हैं ना वो मेटास्टेसाइज कर जाते हैं हाइलर नोड्स पे जब प्रेजेंटेशन के टाइम पे। ठीक है, जब हम डायग्नोज करते हैं, और डिस्टेंट मेटास्टेसिस इसकी वैसे रेयर है। हिस्टोलॉजिकली जब हम देखेंगे तो जो टिपिकल कार्सिनोइड्स हैं वो अपने काउंटर पार्ट्स की तरह, जो इनके काउंटर पार्ट इंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं उनकी तरह ये कंपोज हुए हुए होंगे नेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स के साथ, जिनमें रेगुलर राउंड न्यूक्लियाई होंगे विथ साल्ट पेपर क्रोमेटिन। ठीक है, और उनमें एब्सेंट होगी या रेयर होगी माइटोसिस, और प्लियोमॉर्फिज्म उनमें लिटिल होगा। अब इसकी अगर फिगर देखें हम तो इस बी फिगर में हमें दिखाया गया है, यहाँ पे ये हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस है जो हमें दिखा रही है स्मॉल राउंडेड यूनिफॉर्म, इसमें न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं और मॉडरेट साइटोप्लाज्म। तो ये ब्रोंकियल कार्सिनोइड की पिक्चर है। ठीक है, टिपिकल के बाद जब अब एटिपिकल कार्सिनोइड ट्यूमर्स जो होते हैं ना, अब उनमें हायर माइटोटिक रेट होगा, वहाँ कम था, इनमें हायर होगा, और इनमें स्मॉल फोकाई ऑफ नेक्रोसिस हमें मिलेंगे। तो इस तरह के जो ट्यूमर है उनमें हाई इंसिडेंस होता है कि वो लिम्फ नोड में और डिस्टेंट मेटास्टेसिस इनमें ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द टिपिकल कार्सिनोइड। अनलाइक द टिपिकल कार्सिनोइड्स, ये वाले एटिपिकल ट्यूमर्स जो हैं इनमें TP53 म्यूटेशंस होती है 20 से 40% केसेस में, ये म्यूटेशन भी हमें मिलेगी। तो जो टिपिकल वाले थे कार्सिनोइड और ये वाले एटिपिकल कार्सिनोइड, इसके अलावा लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन और स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ये सारे जो है ना वो व्यू होते हैं एज अ कंटिन्यूम ऑफ इंक्रीजिंग हिस्टोलॉजिक एग्रेसिवनेस हमें मिलेगी इनमें, और मेलिग्नेंट पोटेंशियल इनमें ज़्यादा है विद इन द स्पेक्ट्रम ऑफ पल्मोनरी नियो एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म्स। ठीक है, अब हम आते हैं, आखिर में कह रहा है कि मोस्ट जो कार्सिनोइड ट्यूमर्स हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स के साथ, जो कि रिलेटेड होते हैं उनकी इंट्राल्यूमिनल ग्रोथ की वजह से। ल्यूमन में ग्रो कर रहे हैं ना, उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम आते हैं, जिसमें कफ होना, हेमाप्टाइसिस, रिकरेंट ब्रोंकाइल और पल्मोनरी इन्फेक्शंस होंगे उसकी इंट्राल्यूमिनल ग्रोथ की वजह से।
तो इसके अलावा पेरिफेरल जो ट्यूमर्स हैं ना वो ऑफन एसिम्टोमेटिक होते हैं और वो डिस्कवर भी इंसिडेंटली करते हैं चेस्ट रेडियोग्राफ्स पे। और रेयरली डू पल्मोनरी कार्सिनॉइड्स इंड्यूस द कार्सिनॉइड सिंड्रोम। कार्सिनॉइड सिंड्रोम में क्या होता है, कैरेक्टराइज होता है कि इसमें इंटरमिटेंट अटैक हो रहे होते हैं डायरिया के, फ्लशिंग एंड साइनोसिस, ये होता है कार्सिनॉइड सिंड्रोम। तो ये रिपोर्ट हुआ है तकरीबन 5 से 10 साल के सर्वाइवल रेट के साथ फॉर टिपिकल कार्सिनॉइड्स। 85% यानी 5 से 10 साल तक ये टिपिकल कार्सिनॉइड्स वाले लोग ज़िंदा रहेंगे, इसका रेट 85% से भी अबव है। जबकि ये रेट जो है ना वो ड्रॉप कर जाता है 56 से सिर्फ 35% रिस्पेक्टिवली फॉर द एटिपिकल कार्सिनॉइड वाले लोग, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा नहीं रहेंगे 5 से 10 साल तक ज़िंदा, 85% लेकिन चांसेस हैं कि टिपिकल वाले रहेंगे। दैट्स इट, ये यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ लंग कैंसर का, लंग ट्यूमर्स का, ठीक है। लास्ट चीज़ जो रह गई है वो ये टेबल है जिसमें जो है 13.7 इसमें कंपैरिजन दिखाया गया है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ। देखें, सबसे पहले हिस्टोलॉजी है, जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है उसकी जब हम हिस्टोलॉजी देखेंगे तो उसमें साइटोप्लाज्म हमें बिल्कुल स्कैंट मिलता है, ठीक है। स्मॉल हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियाई होता है और उसका फाइन क्रोमेटिन पैटर्न होगा। न्यूक्लियोलाई इंडिस्टिंक्ट होते हैं और हमें डिफ्यूज शीट्स ऑफ सेल्स मिलेंगी इसमें। जो नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है, न्यूक्लियाई इसमें पिलियोमॉर्फिक होते हैं और उनका फाइन नहीं होगा, कोर्स क्रोमेटिन होगा, ठीक है, नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में। और न्यूक्लियोलाई इसमें वहाँ इंडिस्टिंक्ट है, यहाँ प्रोमिनेंट होंगे। और ग्लैंडुलर या स्क्वामस आर्किटेक्चर मिलता है जबकि वहाँ पे सिर्फ डिफ्यूज शीट थी सेल्स की, ये एक कंपैरिजन हो गया। उसके बाद न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर्स हम देख चुके हैं कि ये सारे जो न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर्स हमने पढ़े, डेंस कोर ग्रेन्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे होंगे, क्रोमाग्रेनिन, साइनेप्टोफाइजिन और CD56, ये हमने कहा स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में होंगे लेकिन नॉन स्मॉल सेल में नहीं होंगे। उसके बाद एपिथेलियल कुछ मार्कर्स आ जाते हैं, एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंटीजन, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन एंड साइटोकैरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये एपिथेलियल मार्कर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में भी होंगे, नॉन स्मॉल सेल में भी होंगे। जबकि जो म्यूसिन एपिथेलियल मार्कर है ये स्मॉल सेल में तो होगा लेकिन स्मॉल सेल में नहीं होगा म्यूसिन, लेकिन नॉन स्मॉल सेल के एडिनोकार्सिनोमास में ये प्रेजेंट होता है म्यूसिन, ये हमने थ्योरी में भी देखा। उसके बाद पेप्टाइड हार्मोन के प्रोडक्शन की बात करें तो ये हमें जो है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड और कैल्सिटोनिन, ये सारे स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में निकलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जबकि नॉन स्मॉल सेल में PTHRP पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड जो है वो हमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में मिलेगा। फिर ट्यूमर सप्रेशन जीन के अबनॉर्मलिटीज़ लिखी हैं। क्रोमोसोम नंबर 3 की शॉर्ट आर्म पे 3p डिलीशन जो है ना वो मोर देन 90% केसेस स्मॉल सेल में होता है, मोर देन 80% नॉन स्मॉल सेल में। जबकि रेटिनोब्लास्टोमा की म्यूटेशन 90% ही इसमें होगा और इसमें बस 20%। P16 या CDKN2A म्यूटेशन जो है 10% स्मॉल सेल, 50% से ज़्यादा नॉन स्मॉल सेल में। और TP53 की म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, वो मोर देन 90% हमें स्मॉल सेल में मिलती है, नॉन स्मॉल सेल में बस 50 से भी कम ज़्यादा होती है, 50 से ज़्यादा लेकिन इसमें 90 से भी ज़्यादा। लास्ट में कुछ डोमिनेंट ऑन्कोजीन एबनॉर्मलिटीज़ का डिफरेंस है, कंपेयर करें अगर हम तो KRAS म्यूटेशन जो हमने पढ़ी वो स्मॉल सेल में रेयर है लेकिन नॉन स्मॉल सेल में 30% यही म्यूटेशन मिलती है हमें जो कि एडिनोकार्सिनोमास में पाई जाती है, KRAS म्यूटेशन। फिर हमने EGFR म्यूटेशन भी पढ़ी थी, वो भी हमें स्मॉल सेल लंग कैंसर में नहीं मिलती लेकिन 20% एडिनोकार्सिनोमास में, नॉन स्मोकर्स में और वुमेंस में मिलती है। देन AL के रीअरेंजमेंट्स हैं, ये भी हमें एब्सेंट मिलेंगे स्मॉल सेल में लेकिन नॉन स्मॉल सेल में 4 to 6% एडिनोकार्सिनोमास में ये रीअरेंजमेंट होंगी नॉन स्मोकर्स में, और ऑफन इसमें सिग्नेट रिंग मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है रिस्पॉन्स टू द कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में ऑफन जो है रिस्पॉन्स कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है लेकिन ये रिकर कर जाता है इनवेरिएबली, जबकि नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है उनका रिस्पॉन्स हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। दैट्स इट। अब हम फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से जो है लंग कैंसर का टॉपिक करेंगे।
सबसे पहले जो है इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स मेंशन हैं। पहले कह रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉज कैंसर की मोर्टेलिटी का यूएस में जो है, जिसकी एवरेज एज प्रेजेंटेशन के टाइम पे 60 ईयर्स होती है, वो यही लंग कैंसर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि की जो रिस्क फैक्टर्स है उस पर सिगरेट स्मोक, रेडॉन और एस्पेस्टोस। रेडॉन इज़ अ न्यू पॉइंट जो हमने पीछे भी नहीं पढ़ी। ठीक है, फिर कह रहा है कि सिगरेट स्मोक जो है उसमें तकरीबन 60 कार्सिनोजेंस होते हैं और 85% जो लंग कैंसर है वो उन लोगों में होता है जो स्मोकर्स होते हैं। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और आर्सेनिक जो है ना, ये पार्टिकुलरली म्यूटाजेनिक होते हैं। ये भी न्यू पॉइंट है कि ये म्यूटेशंस कॉज करवा सकते हैं। नंबर 2, तो ये आर्सेनिक और ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, ये स्मोकिंग वगैरह से ही रिलेटेड है, तो म्यूटेशन भी कॉज करवाते हैं। दूसरा ये कि कैंसर का रिस्क जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है ड्यूरेशन और अमाउंट कितनी स्मोकिंग की है, यानी पैक्स पर ईयर्स जो है वो हम नोट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कैंसर का रिस्क। अब दूसरा रिस्क फैक्टर देखें तो हमने कहा रेडॉन। रेडॉन जो है ना वो बनता है रेडियो एक्टिव डिके जब होता है यूरेनियम का, जो कि असल में सॉइल में मौजूद है। जब ये इसका रेडियो एक्टिव डिके होगा तो रेडॉन बनेगा। अब ये रेडॉन जो है ना, ये क्लोज्ड स्पेसेस जो बंद जगह होती है वहाँ पे एक्यूमुलेट करती है, जैसे कि बेसमेंट्स वगैरह पे। ठीक है, नंबर 2, ये रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपोजर जो होता है ना आयोनाइजिंग रेडिएशन से, वो इसी रेडॉन का हो रहा होता है, और ये सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है लंग कार्सिनोमा का यूएस में। नंबर 3 बात यह है कि यूरेनियम माइनर्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिस्क देखा गया है लंग कैंसर का। अब ये रिस्क फैक्टर हो गए। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटिंग सिम्टम्स की, तो वो हमें नॉन स्पेसिफिक मिलते हैं, यानी कफ होगी पेशेंट को, वेट लॉस, हेमाप्टाइसिस और पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव नमूनिया। फिर डायग्नोसिस की बात करें तो इमेजिंग जो है ना वो ऑफन रिवील करेगी कि हमें उसमें सॉलिटरी नोड्यूल मिलेगी। सॉलिटरी नोड्यूल जो है उसको हम कॉइन लेजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिलेगी इमेजिंग पे। दूसरा, बायोप्सी बहुत ज़रूरी होता है कैंसर की डायग्नोसिस के लिए। नंबर 1 बात यह है कि जो बिनाइन लेजन्स होती हैं, जो कि ऑफन यंग जो लोग होते हैं, यंग पेशेंट्स में उनमें होती हैं, तो ये ऑल्सो जो है कॉइन लेजन प्रोड्यूस करती है, बिनाइन लेजन्स। ठीक है, अब इनमें क्या क्या आ जाता है। नंबर 1, इनमें ग्रेन्युलोमा आ जाता है। ठीक है, जो कि ऑफन टीबी की वजह से हो या फंगस की वजह से, फंगस में स्पेशली हिस्टोप्लाज्मा मिडवेस्ट में। ठीक है, दूसरा जो है बिनाइन लेजन में ब्रोंकियल हमार्टोमा है, ग्रेन्युलोमा, और दूसरा ब्रोंकियल हमार्टोमा। ये बिनाइन ट्यूमर है जो कि लंग टिश्यू का ही बना हुआ होता है और कार्टिलेज से बना होता है, और ऑफन जब हम इसको इमेजिंग पे देखते हैं तो ये हमें कैल्सिफाइड नज़र आता है, ब्रोंकाइल हमार्टोमा। ठीक है, आगे पे क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है कि लंग कार्सिनोमा को हमने क्लासिकली 2 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर दिया है। एक स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो कि 15% होते हैं, दूसरे नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा 85% जो होते हैं। तो पहले ये टेबल 9.5 देख लेते हैं, कैंसर्स ऑफ लंग्स। इसमें जो है सबसे पहले कैंसर यहाँ पे मेंशन है, पहला है स्मॉल सेल कार्सिनोमा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजी इस तरह है कि स्मॉल सेल जो कार्सिनोमा है वो बहुत ही पुअरली डिफरेंशिएटेड स्मॉल सेल्स का बना हुआ होता है, जो कि हमारे न्यूरो एंडोक्राइन कल्चर्स की सेल्स से अराइज करता है। ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये फिगर देखें, इसमें जो है ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा दिखाया गया, इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग इस पिक्चर को भी देखें तो ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा पुअरली डिफरेंशिएटेड है और इसमें स्मॉल सेल्स होते हैं, और न्यूरो एंडोक्राइन ये कल्चर्स की जो सेल्स हैं वहाँ से ये अराइज करता है। अब इसकी जो एसोसिएशन है ये मेल स्मोकर्स में ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये सेंट्रली लोकेटेड है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके बाद बारे में कमेंट है कि इसकी याद रखिएगा कि रैपिड ग्रोथ होती है जल्दी जल्दी से, और ये बहुत ही जल्दी मेटास्टेसाइज भी कर जाता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, और ये एडिनो एंटीडायरेटिक हार्मोन या एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर ये ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम कॉज करवा सकता है, जिसको हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं। उसके बाद अगला है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये ए एंड बी फिगर देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो हिस्टोलॉजी है वो ये है कि हमें इसमें कैरेटिन पर्ल्स या फिर इंट्रासेल्युलर ब्रिजेस मिलते हैं। ठीक है, या ये कैरेटिन पर्ल्स मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की। तो यह ज़्यादातर मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स मेल स्मोकर्स में होगा, वही बात सेम ही है, और इसकी लोकेशन भी सेम सेंट्रली लोकेटेड होता है। देखिए ये सी फिगर, ये मोस्टली सेंट्रली लोकेटेड है।
स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड प्रोड्यूस करेगा। ये अच्छी तरह से याद कर लें कि ये हार्मोन जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा से सिक्रीट होता है। अगला है एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, ये देखें एडिनोकार्सिनोमा जो है ये इसकी हिस्टोलॉजी है कि हमें इसमें ग्लैंड्स या फिर म्यूसिन नज़र आएगा। और ये ज़्यादातर नॉन स्मोकर्स में और जो फीमेल स्मोकर्स होती हैं उनमें कॉमन है ये एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, हर एक का बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, अच्छी तरह से याद करना है। और इसकी जो है लोकेशन अब ये चेंज हो गई, ये पेरिफेरी में होता है। ये देखिए इसमें पेरिफेरल लोकेशन दिखाई गई है लंग की। उसके बाद अगला लार्ज सेल कार्सिनोमा की बात कर रहा है। लार्ज सेल कार्सिनोमा में हमारे पास पुअरली डिफरेंशिएटेड लार्ज बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिनमें केराटिन पर्ल्स नहीं होते, ना ही इंटरसेल्युलर ब्रिजेस होंगे, ना ग्लैंड्स होंगे, ना म्यूसिन होगा। ठीक है, बस पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे। और ये स्मोकिंग से रिलेटेड है, स्मोकर्स में होता है लार्ज सेल कार्सिनोमा। ये सेंट्रल भी हो सकता है या पेरिफेरी भी, और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। ठीक है, इसकी पिक्चर नहीं है शोन। अगला देखें तो ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा। ये है ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा। हिस्टोलॉजिकली इसमें हमें जो है ना कोलमनार सेल्स मिलते हैं जो कि ग्रो करते हैं अलोंग प्री एग्जिस्टिंग ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, एंड एल्वियोलाई जो प्री एग्जिस्टिंग है उन्हीं के अलोंग देखें ये ग्रो कर रहे हैं कोलमनार सेल्स। और ये जो है ना अराइज करता है फ्रॉम द क्लेरा सेल्स। ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा क्लेरा सेल्स से अराइज करेगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात ये कि ये स्मोकिंग से रिलेटेड होता ही नहीं है। ठीक है, और ये पेरिफेरी में होता है ये वाला भी। और ये प्रेजेंट कर सकता है नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन, हमें इमेजिंग पे मिलेगी। और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा की। अगला है कार्सिनॉइड ट्यूमर। ठीक है, कार्सिनॉइड ट्यूमर ये फिगर भी देखें, ये बहुत ही अच्छे से अब वेल डिफरेंशिएटेड की बात हो रही है। वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, हिस्टोलॉजी के लिए हमें मिलेंगे। और क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये एपिथेलियल मार्कर है तो ये पॉजिटिव आते हैं। और ये स्मोकिंग से रिलेटेड भी नहीं है। इसकी लोकेशन सेंट्रल भी हो सकती है या पेरिफेरी भी। क्लासिकली ये एक पोलिप लाइक मास की तरह का हमें मिलता है ब्रोंकस के अंदर, जैसा हमने बेसिक में भी देखा था। तो ये देखिए ये पोलिप लाइक ग्रोथ हमें मिल रही है इसकी ब्रोंकस के अंदर। ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिप है। और कमेंट ये है कि ये लो ग्रेड की मैलिग्नेंसी कॉज कराता है और रेयरली ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम कॉज करवाएगा। कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो हमने बेसिक में पढ़ा जिसमें इंटरमिटेंट डायरिया होता है, फ्लशिंग होती है और साइनोसिस होती है। ठीक है, तो ये रेयरली वो कॉज करवाएगा। लास्ट है कि मेटास्टेसिस टू द लंग। तो मोस्ट जो सोर्सेज हैं कॉमन उसकी वो है ब्रेस्ट और कॉलन कार्सिनोमा। लंग में ये दो ट्यूमर जो है ना, ब्रेस्ट वाला और कॉलन कार्सिनोमा, ये याद रखिएगा कि ये लंग में मेटास्टेसाइज करते हैं। और इनमें जो है वो मल्टीपल कैनन बॉल नोड्यूल्स हमें मिलेंगी इमेजिंग पे। और मोर कॉमन है ये देन द प्राइमरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर वैसे लंग में ज़्यादा कॉमन नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो मेटास्टेसाइज किसी और ऑर्गन से करके आया है। मल्टीपल कैनन बॉल नोड्यूल्स मिलेंगी इमेजिंग पे। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, कैनन बॉल नोड्यूल्स लंग के मेटास्टेसाइज ट्यूमर में। तो लंग कार्सिनोमा को हम पढ़ रहे थे कि हमने क्लासिकली दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लिया है। एक स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो कि यूजुअली अमेनेबल नहीं होते टू सर्जिकल रिसेक्शन, हम उनकी नहीं कर सकते और उनको हम कीमोथेरेपी देके ट्रीट करते हैं। दूसरे नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो कि 85% होते हैं, ज़्यादा है, तो ये हम जो है ना सर्जिकल रिसेक्शन से ट्रीट अपॉन करते हैं। और ये जो है कीमोथेरेपी को अच्छा सा रिस्पॉन्ड नहीं करवाते, ऑपोजिट है। ठीक है, अब नॉन स्मॉल सेल की हमने सब टाइप्स भी देखी, उनमें एडिनो कार्सिनोमा आता है 40%, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा 30%, लार्ज सेल कार्सिनोमा 10% एंड कार्सिनॉइड ट्यूमर 5%। ठीक है, ठीक है, तो ये एक स्मॉल सेल कार्सिनोमा में डिवाइड किया है, दूसरा नॉन स्मॉल सेल। नॉन स्मॉल सेल में एक स्क्वामस, दूसरा एडिनो कार्सिनोमा, दूसरा लार्ज सेल और चौथा कार्सिनॉइड ट्यूमर आ जाते हैं। अब उसके बाद TNM स्टेजिंग के बारे में लिखा हुआ है कि टी से जो है ट्यूमर साइज़ और उसकी लोकल एक्सटेंशन पता चलेगी। तो प्लूरल अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये हमें ज़्यादातर एडिनोकार्सिनोमा में मिलती है। नंबर 2, सुपीरियर वेना कावा की ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए तो डिस्टेंडेड हमें हेड एंड नेक की वेंस मिलेंगी और इडीमा और ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगी आर्म्स की और फेस की। इसको कहते हैं हम सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम।
जो कि सुपीरियर वेना कैवा की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। नंबर 3, अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इन्वॉल्व हुई है तो जाहिर सी बात है हॉर्सनेस होगी, या फ्रेनिक नर्व तो डायफ्रामेटिक पैरालिसिस हो जाएगी फ्रेनिक नर्व के इन्वॉल्वमेंट से। नंबर 4 है कि अगर सिंपैथेटिक चेन जो है वो कंप्रेस होती है तो हॉर्नर सिंड्रोम होगा, जिसमें टॉसिस होती है यानी ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, मियोसिस होगी, पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाएंगे, और एनहाइड्रोसिस यानी स्वेटिंग नहीं होगी। तो ये ज़्यादातर आप याद रख लें, ये पैनकोस्ट ट्यूमर में ऐसी पिक्चर मिलती है, हॉर्नर सिंड्रोम होता है। पैनकोस्ट ट्यूमर जो हमारे एपिक्स पे होते हैं, एपाइकल ट्यूमर होते हैं। तो ये हमने सारी बात कर ली ट्यूमर के साइज़ की और उसकी लोकल एक्सटेंशन की, टी से ट्यूमर का साइज़ और लोकल एक्सटेंशन। अब एन पे चलें, टीएनएम का एन, तो स्प्रेड टू द रीजनल लिम्फ नोड्स यानी हाइलर या मेडियस्टिनल जो है उनमें। नंबर 3, एम जो होता है टीएनएम में, एम का मतलब होता है कि यूनिक साइट जो है डिस्टेंट मेटास्टेसिस की, वो है एड्रीनल ग्लैंड लंग में, ठीक है। ये यूनिक साइट है इसकी, इसको रट लें, ये BCQ आ सकता है, एड्रीनल ग्लैंड में होगा। ओवरऑल 15% जो है ना केसेस में, उनमें 5 साल का सर्वाइवल होता है, और ऑफन ये प्रेजेंट करते हैं लेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेथड। कोई अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्टिव मेथड ही नहीं है, तो इसीलिए पेशेंट्स जो है वो देर से आते हैं, प्रेजेंट देर से करते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे ये जो है कंप्लीट हुआ।